दुनिया की हर एक अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी चाहती है कि उसकी इकोनॉमी संतुलित रहे, बराबर रहे, लोगों की इनकम अच्छा हो, लोगों को, सभी लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सब बिके। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक इकोनॉमी चाहती तो है कि इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचे, लेकिन उसके पहुंचने से पहले या बाद की भी पोजीशन बनी रहती है, जिससे इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को नाम दिया जाता है न्यून मांग और अतिरेक मांग। आज की इस क्लास में इन्हीं दो समस्याओं के बारे में बात करेंगे। आखिर ये समस्याएं किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती कैसे है, क्या है और इसको दूर कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, दोनों ही समस्याओं के बारे में। अगर हम बात करेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था की जो संतुलन स्थिति होती है, संतुलन आय स्तर जिसको बोलते हैं, ये संतुलन रोजगार स्तर होते हैं, ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था में एडी और एएस दोनों ही आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन क्वेश्चन हो कि क्या होगा जब, मतलब जब एडी ज्यादा हो एएस से और एएस ज्यादा हो एडी से, ये दोनों ही सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि हर बार दोनों को बराबर पोजीशन में रख पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जब पॉसिबल नहीं है तो हमें इन दो स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जब एग्रीगेट डिमांड एस से ज्यादा होता है तो डिमांड ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं अतिरेक मांग, अतिरेक मांग या अधिक मांग या फिर अधिमांग। ठीक है। वहीं पर जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है, सामूहिक पूर्ति ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं, क्योंकि अगर मांग कम है, इसको बोलते हैं न्यून मांग। ठीक है। तो ये दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप में क्या है, समस्या है, क्योंकि यहाँ पर मांग जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, यहाँ पर मांग जितनी होनी चाहिए उससे कम है। दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न होती है, तो इन्हीं दोनों समस्याओं को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहली समस्या के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोले हम अतिरेक मांग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, अतिरेक मांग और न्यून मांग से। जो अतिरेक मांग का मतलब होता है मांग का अधिक होना, मतलब अधिक मांग का होना। लेकिन अगर इसको हम डिटेल समझे, ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां मांग जितना होना चाहिए उसकी से ज्यादा होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जहां आवश्यक सामूहिक मांग से वास्तविक सामूहिक मांग क्या है, ज्यादा हो। ठीक है। मतलब जितना आवश्यक है उसकी तुलना में, तो ऐसी स्थिति में जितना चाहिए, तो ये क्या होता है, इसी स्थिति में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड वो ज्यादा बन जाता है जितनी चाहिए उससे। तो फॉर एग्जांपल एक अर्थव्यवस्था में जो है, जो एग्रीगेट डिमांड क्या है ना, 110 लोगों की है, वहीं पर एग्रीगेट सप्लाई कितने मजदूर है, जब मजदूरों की बात करते हैं, मजदूर 100 मजदूर है, 110 मजदूर चाहिए, 100 मजदूर ही है हमेशा, 100 मजदूर, अचानक उस दिन काम बढ़ गया, 10 मजदूरों की मांग ज्यादा हो रही है, तो 10 मजदूरों की मांग, मतलब इसको बोलते हैं अधिक मांग। क्या बोलेंगे, अधिक, क्योंकि नॉर्मल के अकॉर्डिंग आप अचानक 10 मजदूर कहां से लाओगे, क्योंकि पूर्ति अल्पकाल में एक सीमित स्थिति तक ही हो सकती है। आप अपनी मांग को बढ़ा सकते हो, लेकिन पूर्ति को अचानक कैसे बढ़ा दोगे, कहीं नए नए मजदूर पैदा थोड़ी ना कर दोगे। तो इसका मतलब होता है कि जितना आवश्यक है संतुलित, किसके लिए, संतुलित, संतुलित स्तर के लिए जितना आवश्यक मांग होता है, मांग अगर उससे ज्यादा हो तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अधिक मांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक मांग बोलेंगे यहां पर इस स्थिति को। और यही अधिक मांग आगे जाके क्या बोलते हैं, इसको स्फीतिक अंतराल बोलते हैं, इसको स्फीतिक अंतराल को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है। अब ये है क्या, ये है वास्तविक सामूहिक पूर्ति
सॉरी, वास्तविक सामूहिक मांग माइनस संतुलन के लिए आवश्यक सामूहिक मांग, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसकी स्फीतिक अंतराल कहते हैं। और जैसे से ये अंतर बढ़ता चला जाता है ना, अर्थव्यवस्था में स्फीति यानी कि महंगाई बढ़ती हुई चली जाती है। इस चीज को अगर हमें सही तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, सही तरह से बताना हो, तो कैसे बता सकते हैं? इसके लिए डायग्राम का यूज कर सकते हैं। कैसा डायग्राम यूज कर सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, किसी अर्थव्यवस्था में संतुलित ये है क्या चीज? सामूहिक पूर्ति, और ये सामूहिक मांग। यहां पर होना चाहिए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हमारा क्या है? पूर्ण रोजगार स्तर है। पूर्ण रोजगार मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब ये संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतुलन स्तर। लेकिन ये तब होगा कि ये जब आवश्यक है, मतलब ये होना चाहिए, लेकिन वास्तविक सामूहिक मांग यहां है, ये है वास्तविक, ठीक है, ये है नया सामूहिक मांग। अब क्योंकि हमें पता है कि जिस बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं, उस बिंदु पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई एकदम मैक्सिमम हो चुका है। हम एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, सामूहिक पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। जब नहीं बढ़ा सकते सामूहिक पूर्ति, एक समय के बाद क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है, यहां आ जाता है। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि इसके बीच में इतना बड़ा गैप आ गया। इसी गैप को बोलेंगे हम अधिक मांग। क्या बोलेंगे? अधिक मांग। और इसी गैप को हम जो इसको ई है, इसको E1 बोलते हैं। तो यहां पर E1 y माइनस EY, इसका बीच का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं स्फीतिक अंतराल। स्फीतिक अंतराल। और बाद में यही स्फीतिक अंतराल देखिए, जैसे ये कीमत है, बाद में कीमत स्तर यहां पहुंच जाता है, और इसके चक्कर में लास्ट में क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसी स्थिति को बोलते हैं। अब यहां पर बात होती है कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था के पर अगर इसकी प्रभाव की बात करते हैं, इसके 3 प्रभावों की बात करेंगे। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर, नंबर दूसरा होता है रोजगार पर, और तीसरा होता है कीमत पर। जैसे कि मैंने कहा कि जो अधिक के मांग की स्थिति होती है, यह समस्या एक निश्चित स्थिति के बाद की स्थिति है, मतलब हम पूर्ण रोजगार को पा चुके हैं। जितना होना चाहिए उत्पादन हो चुका है, उत्पादन की तुलना में मांग ज्यादा है। उत्पादन हमारा कम नहीं है, उत्पादन की तुलना में मांग कम है। इसका मतलब होता है यहां पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं। लेकिन क्या होता है? भविष्य में उत्पादन बढ़ाने पर प्रयास किया जा सकता है। यहां पर भी क्योंकि जब उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है, तो रोजगार पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, रोजगार पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। वहीं पर अगर कीमत की बात करते हैं, क्योंकि उत्पादन और रोजगार में कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन वस्तु की मांग, अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर बढ़ता चला जाता है, इसलिए में वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, और यही स्थिति लास्ट में हमारे अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई लेकर आ जाती है। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब दूसरा पॉइंट होता है, क्या इस समस्या को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको सुलझाया ना जा सके, क्योंकि हम समझदार इंसान है। हमें पता है कि ये समस्या जो आती है, सबसे पहले ये समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति क्या हो गई है? बढ़ गई है। लोगों की आय में वृद्धि हो गई है। ठीक है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सब कारणों से ही तो हो रही है। लोग मार्केट में आ क्यों रहे हैं? क्योंकि लोगों को पैसा है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुद्रा पूर्ति को कम करना पड़ेगा, लोगों की आय में कमी करनी पड़ेगी, लोगों को खर्चों को कम करना पड़ेगा। इस चीज के लिए 2 एजेंसियां सामने आती हैं। ठीक है, अधिक मांग को कम करने के उपाय। अगर अधिक मांग को कम करने के उपाय की बात करते हैं, यहां पर 2 प्रकार के उपाय काम करते हैं। एक उपाय को बोलते हैं मौद्रिक उपाय, ठीक है, और दूसरा जो उपाय होता है उसको बोलते हैं राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय।
सॉरी, राजकोषीय उपाय को फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, वहीं पर अगर मौद्रिक उपाय की बात करते हैं, इसको मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से इसको जाना जाता है। जब हम मौद्रिक उपाय की बात करते हैं, मौद्रिक उपाय को करने वाला कौन है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक को लगता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत ज्यादा है, क्या कंट्रोल करना है? महंगाई को क्या करना है? नियंत्रित करना है। महंगाई का मतलब होता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुद्रा पूर्ति को कम करना होगा। क्या करना होगा? मुद्रा पूर्ति को कम करना होगा, और मुद्रा पूर्ति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक और राजकोषीय उपाय करने वाले कौन है? सरकार। दोनों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। तो जब हम मौद्रिक उपाय की बात करते हैं तो मौद्रिक उपाय के अंतर्गत क्या आ जाता है? बैंक दर। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है? खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें क्या आ जाता है? नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात को यूज किया जा सकता है। इसके बाद क्या आ जाता है? सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, इसके अलावा इसमें और चीज है रेपो रेट। इसमें और यूज किया जा सकता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसके अलावा मार्जिन आवश्यकता, कई तरह के उपाय इसके अंदर किया जाता है। तो इन सब में बैंक दर को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। खुले बाजार की क्रिया में यहां पर क्या किया जाता है? विक्रय किया जाता है। ठीक है, नगद कोष अनुपात को बढ़ाया जाता है। यहां पर भी तरलता कोष अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। रेपो रेट को भी बढ़ाया जाता है, रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाया जाता है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाया जाता है। इन सब के बढ़ाने से क्या होता है ना कि जो लोन होता है, लोन महंगा हो जाता है। लोन के महंगे होने से लोग महंगा लोन कम लेते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और धीरे धीरे लोगों की मांग कम होने लगती है। मांग कम होने से दोबारा हमारी अर्थव्यवस्था संतुलन स्थिति में आने लगती है। इसके अलावा सरकार जो कार्य करती है, सरकार 3 प्रकार के कार्य कर सकती है। सबसे पहला तो यह है कि कर नीति का प्रयोग करेगी। दूसरा, सार्वजनिक व्यय से रिलेटेड कार्य करेगी, और तीसरा होता है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण। सरकार कर नीति के अंतर्गत करों को बढ़ा देगी, करों में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। सार्वजनिक व्यय को घटा देगी, और सार्वजनिक ऋण की मात्रा को क्या कर दिया जाएगा? घटा देगी। इससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, और मुद्रा की पूर्ति को कम करना है इस स्थिति का सबसे बड़ा जो है एक उपाय होता है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल में लाया जा सके। या तो सप्लाई बढ़ाओ, लेकिन नॉर्मली क्या तो सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हम तुरंत, सप्लाई बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो जब सप्लाई बढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो लोगों की इनकम को कम करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करना पड़ेगा। ये होता है अधिक मांग की स्थिति को। हालांकि अधिक मांग एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, खाली एक ही चीज को महंगाई कंट्रोल करना पड़ता है बस। लेकिन जो दूसरी समस्या है अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा विकराल स्थिति, जिसको बोलते हैं न्यून मांग। न्यून मांग यानी कि डेफिशिएंट डिमांड। न्यून मांग क्या है? जब भी हम न्यून मांग की बात करते हैं, न्यून मांग एक ऐसी अवस्था है जहां संतुलन के लिए आवश्यक सामूहिक मांग से वास्तविक सामूहिक मांग क्या हो? कम हो। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होना चाहिए, लेकिन इस स्थिति को ना होके एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाता है। तो ये जो स्थिति होती है कि मान लो 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको काम मिल रहा है केवल 80 मजदूरों को, तो यहाँ पर 20 मजदूरों की डिमांड कम है। डिमांड क्या है? कम है। तो इसी स्थिति को न्यून मांग कहते हैं। अब ये 20 मजदूरों की डिमांड नहीं है, तो ये तो भैया क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। मान लो बेस रेट 500 है
तो बेरोजगार हो जाएंगे। जो बेरोजगार हैं भाई, ये लोग कहेंगे भाई हमें तो बेरोजगार हो रहे हैं, कहते हैं भाई 500 मत तो 450 रुपए दो, हम काम करने के लिए तैयार है। अगला बंदा कहा नहीं नहीं मैं 400 में काम करना हूं। भैया 20 लोगों तो किसी भी स्थिति में काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 80 लोगों की ही डिमांड है। ऊपर से इस 20 लोग जिनको काम नहीं मिल रहा है वो धीरे धीरे बेस रेट को भी कम कर देते हैं, उत्पादन को भी कम कर देंगे। ऐसी स्थिति में धीरे 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 उत्पादन स्तर, रोजगार स्तर, मूल्य स्तर में कमियां लिखते अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति पहुंच जाती है। तो ये जो स्थिति आगे जाके इसको बोलते हैं अविस्फीतिक अंतराल को जन्म देती है, अविस्फीतिक अंतराल को जन्म देती है। तो जब बात करेंगे अविस्फीतिक अंतराल क्या है, अविस्फीतिक अंतराल का मतलब होता है एक स्थिति जहां पर आवश्यक सामूहिक मांग की तुलना में वास्तविक सामूहिक मांग कम हो। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको स्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। और यही स्फीतिक अंतराल बाद में जाके क्या लेते हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी लेके आती है, इसको डिफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, और मंदी को बोलते हैं डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे भयानक स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर ना रोजगार रहता है, प्राइस तो होता नहीं, प्राइस कम हो जाता है, लेकिन रोजगार भी नहीं रहता, उत्पादन कम हो जाता है, बहुत ही खराब स्थिति में गिना जाता है। तो इस स्थिति को जो है अगर हम क्लियरफाई करें कुछ इस तरह कर सकते हैं, ये है हमारा सामूहिक पूर्ति, यहां होना चाहिए सामूहिक मांग, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए, ये वाला पॉइंट होना चाहिए वाला है, तब ये हमारा यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सामूहिक मांग वहां ना हो गया, सामूहिक मांग कहाँ हो गया हमारा नीचे, तो जो यहाँ पॉइंट होना चाहिए वो पॉइंट कहाँ बन जाता है, यहाँ पर। तो ये जो गैप आ जाता है, ये जो गैप हो जाता है, इसको मतलब E1 के नाम से जानते हैं। तो इसको लेते हैं के, तो इसके बीच का जो ये गैप आ गया, इसी गैप को बोलते हैं न्यून मांग, और इसी गैप को बोलते हैं अविस्फीतिक अंतराल। क्या बोलते हैं, अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं, जो बेरोजगारी को बढ़ाता है। और ये जो है इतने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इतने लोगों को मिल पाता है, तो ये जो स्थिति है किसकी है, बेरोजगारी की स्थिति है। ये हमारा मूल्य था, नया मूल्य हमारा कहां पर बन गया, ये बन गया, तो वस्तु की मूल्य में भी कमी आ जाती है, मतलब हर स्तर पे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में जो न्यून मांग का प्रभाव, न्यून मांग के प्रभाव की बात करते हैं, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला इसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ साथ इसमें वस्तु की कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तु की कीमत स्तर में क्या हो जाती है, कमी होती है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाँ चलो ठीक ठाक है, लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। अब भैया उत्पादन कम होने से कोई भी उत्पादक लोगों को बैठे बैठाए सैलरी नहीं देगी, तो उत्पादन के कम होने से लोगों की नौकरियां भी चली जाती हैं, यहां पर रोजगार में भी क्या हो जाती है, कमी आने लग जाती है। मतलब सीधी है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है, और बेरोजगारी बढ़ना ये सभी स्थितियां, लोग बाद में भूखे मरने लग जाते हैं। तो ये स्थिति मुद्रास्फीति की तुलना में ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुद्रास्फीति में केवल एक ही पर प्रभाव पड़ रहा था, महंगाई पर, कीमत स्तर बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर भैया सस्ते दामों का क्या करोगे, जब आपका उत्पादन नहीं है, आपका काम नहीं है, तो फिर धीरे धीरे वही चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी एक टाइम के बाद। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी क्या होता है, इसके उपाय कंट्रोल करने के लिए उपाय यहां पर भी सेम, दोनों को केंद्र सरकार, ठीक है, और साथ ही साथ केंद्रीय बैंक, दोनों को काम करना पड़ता है। तो मौद्रिक नीति के उपाय उठाया जाता है, मौद्रिक नीति केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंक के द्वारा। यहां पर भी सेम हमारे पास क्या होता है, बैंक रेट है, बैंक दर, और बैंक दर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं में, अर्थव्यवस्था में पैसा है, खुले बाजार की क्रियाएं, अर्थव्यवस्था में पैसा लाने की खुले बाजार को किराया किया जाएगा, यहाँ पर खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है CRR, नगद कोष अनुपात, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको क्या किया जाएगा, घटाया जाता है। तो इन सबके घटाने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि लोन सस्ता हो जाता है, लोन सस्ता होने से ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था में पैसे ज्यादा हो जाते हैं। फिर आता है केंद्रीय वो सरकार की बारी,
सरकार क्या करती है, अपनी राजकोषीय नीति को यूज करती है, राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति में सबसे पहला है कर नीति। तो कर नीति में क्या किया जाता है, सबसे पहला करों को घटाया जाता है, करों को घटाया जाता है ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और ज्यादा डिमांड करें। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, और सार्वजनिक व्यय को क्या किया जाता है, यहां पर बढ़ाया जाता है। और तीसरा है सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, और सार्वजनिक ऋण को भी बढ़ाया जाता है ताकि पैसा आए अर्थव्यवस्था में और लोग के पास इनकम हो, और लोग इनकम करने से ज्यादा डिमांड करें, डिमांड ज्यादा होगा तो डिमांड धीरे धीरे अपनी जगह पर संतुलन में आ जाएगी अर्थव्यवस्था। तो ये स्थितियां हैं और इसी से रिलेटेड घुमा फिरा के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को समझना होगा और कुछ समझना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे, जैसे एक अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में ज्यादा है तो इससे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित पड़ेगा, और बताइए इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको बस समझना होगा कि किस टॉपिक का न्यून मांग है या फिर अधिक मांग है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो न्यून मांग और अधिक मांग के बारे में बताइए, उसके प्रभाव बता दीजिए। ये तो प्रभाव पूछा जाता है, देखो या तो अर्थ या तो प्रभाव या फिर उसको दूर करने के उपाय, तीनों ही चीज मैंने आज की क्लास में बताया। ठीक है, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।